पूरी ताकत अपनी झोंक दी है और आज सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे गरुड़ में रैली। सीएम धामी के रोड शो का भी यहां पर कार्यक्रम है। पूर्व सीएम हरीश रावत कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी की पार्वती दास और कांग्रेस के बसंत कुमार के बीच यहां पर सीधा मुकाबला है और आज जो प्रचार रहेगा वो अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। कांग्रेस के लिए हरदा प्रचार कर रहे हैं, वहीं पुष्कर सिंह धामी को आज प्रचार करते हुए आप देखेंगे। बीजेपी के प्रत्याशी के लिए अंतिम दौर में है बागेश्वर उपचुनाव को लेकर प्रचार और आज ये रोड शो, रैलियां, जनसभाएं रहने वाली हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला, बीजेपी की पार्वती दास और कांग्रेस के बसंत कुमार के बीच ये सीधा मुकाबला रहेगा। तो रोड शो भी है यहां पर सीएम धामी का, जनसभा भी रहेगी। कांग्रेस भी दूसरी तरफ तैयारियों में जुटी हुई है। कांग्रेस भी पूरी ताकत प्रचार में झोंक चुकी है। तो लगातार बड़ी खबर, ठीक है, शैलेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। सीधा रुख करते हैं बागेश्वर से, उपचुनाव को लेकर शैलेंद्र नेगी से हम बात करेंगे। अच्छा शैलेंद्र, जिस तरह से हम देख रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है प्रचार में और आज भी ताबड़तोड़ प्रचार दिखने वाला है। कांग्रेस कहां पर प्रचार करेगी, किस तरह से करेगी और बीजेपी के भी जो रोड शो रहने वाले हैं वो भी बताइएगा। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही ये बागेश्वर का उपचुनाव जो लोकसभा चुनाव है 2024 का, उससे पहले एक तरीके का लिटमस टेस्ट है। यानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही इसमें जबरदस्त ताकत झोंक दी है। बीजेपी के जितने मंत्री थे, जितने संगठन के बड़े बड़े पदाधिकारी थे, सब लोग इसमें शामिल हैं। उसके अलावा कांग्रेस ने भी जितनी ताकत हो सकती थी, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हों, प्रभारी हों, सबके सब बागेश्वर की जिस धरती पर मैं खड़ा हूं सरयू के किनारे, इस पूरे के पूरे इलाके में इस समय कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं का वीवीआईपी मूवमेंट जारी है। लेकिन आज सबसे खास दिन है क्योंकि चुनाव प्रचार के अंतिम 2 दिन हैं, आज और कल शाम 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। लेकिन उससे ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पहुंच रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी आज गरुड़ में पहुंचेंगे और वहां उनके रोड शो का कार्यक्रम है और सबसे पहले वो जनसभा करेंगे और उसके बाद रोड शो का कार्यक्रम है और विशेष तौर पर युवाओं से मिलने का कार्यक्रम है। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और इस पूरे के पूरे चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं संगठन की तरफ से राजेंद्र सिंह बिष्ट, वो मौजूद हैं। वो बताएंगे कि मुख्यमंत्री का किस तरीके का प्रोग्राम है। बिष्ट, किस तरीके का प्रोग्राम है मुख्यमंत्री का? आज इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी 12 बजे गरुड़ में आएंगे और गरुड़ में एक बड़ी विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। उसके बाद एक छोटी सी वहाँ उस बाजार के अंदर एक उनका रोड शो भी होगा। उसके बाद 3:25 पर यहाँ डिग्री कॉलेज हेलीपैड पर आएंगे। उसके बाद यहाँ बागेश्वर में भी एक बहुत बड़ा रोड शो होने वाला है। उसके बाद विभिन्न अपने जो संगठन है, अपना स्वच्छकार संगठन है, कर्मचारी संगठन है, पूर्व सैनिक संगठन है, जितने प्रकार के संगठन हैं उन संगठनों के साथ भी वो 1 to 1 होने वाले हैं, रूबरू होने वाले हैं। ऐसे ही उसको कल 3 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी 11 बजे हमारा जो ग्रामीण मंडल है खरई पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वहाँ कुछ कार्यकर्ताओं के साथ भोजन करेंगे और सभी कार्यकर्ताओं के साथ अपनी चुनाव समिति के साथ बैठक करने वाले हैं। मैंने कल देखा कि पूर्व सैनिकों का समर्थन अच्छा खासा मिल रहा। पूर्व सैनिकों ने तो एक तरीके से ऐलान कर दिया, क्योंकि 6000 तकरीबन परिवार यहाँ रहते हैं इस विधानसभा इलाके में, उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि वो भाजपा के साथ खड़े हैं और उन्होंने खुलेआम ऐलान कर दिया। पूर्व सैनिक संगठन पूर्व से पहले भी केंद्र की सरकार का चुनाव हो या राज्यों की सरकार चुनाव हो, पूर्व संगठन क्योंकि इस मातृभूमि में सबसे ज़्यादा और विशेषकर उत्तराखंड पर लगभग अधिक संख्या में, सबसे अधिक संख्या पर अगर कोई कर्मचारी हैं तो वो है पूर्व सैनिक। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि दोनों ही दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है और अंतिम समय यहाँ पर है पूरे उपचुनाव का। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि आप बुनियादी जो मुद्दे हैं, जो लोकल फैक्टर्स हैं, वो ज्यादा हावी दिखाई दे रहे हैं या फिर विकास और डेवलपमेंट की जो इसकी बात बीजेपी कर रही है वो ज्यादा हावी दिखाई दे रहा है? देखिए, कांग्रेस लगातार इस बात पर फोकस करने की कोशिश कर रही है कि वो चुनाव को एक तरीके से लोकलाइज करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जो नेशनल इश्यूज हैं और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा काम किए गए हैं,
यानी चंद्रयान से लेकर के जो ओआरओपी तक, जहां से उन्होंने शुरू किया था 2014 में, वहां तक के जो मसले हैं वो सब जनता के सामने रख रहे हैं। ओआरओपी क्योंकि सेना के जो पूर्व अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन सबको छूने वाला मामला है। तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक तरीके से जो प्रचार कर रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि आप ऐसी पार्टी को चुनिए जो इस समय सत्ता में है, यानी आपका जो फायदा पहुंचा सकती है, आपको जो सीधे सीधे डायरेक्ट फायदा पहुंचा सकती है। इसीलिए बीजेपी ने अलग अलग वर्गों के बीच में जाकर के कार्यक्रम किए हैं, चाहे वो महिलाओं के बीच में हो, युवाओं के बीच में हो, पूर्व सैनिकों के बीच में हो, और जिन लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो राज्य की पुष्कर धामी सरकार है उनकी योजनाओं का सीधा सीधा फायदा मिला है, इसलिए उन्होंने उस पर फोकस किया। लेकिन जो कांग्रेस है वो इस पर फोकस कर रही है कि पिछले चार टर्म से लगातार विधायक रहे हैं चंदन रामदास, उन्होंने क्या काम किया। हालांकि वो खुलकर नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो स्वर्गीय हैं, तो उनके खिलाफ खुलकर तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद चंदन रामदास की फैमिली को पर्सनली कांग्रेस टारगेट कर रही है, उनके बेटे को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए। लेकिन जो एक तरीके से बीजेपी के ट्रैप में कांग्रेस यहाँ पर बिल्कुल नजर बना के रखिए आप, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। शैलेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे देहरादून से। इधर एक बड़ी खबर आ रही है, दिसंबर में होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। आज इन्वेस्टर समिट का लोगो लॉन्च किया जाएगा। 8-9 दिसंबर को सम्मेलन होगा। इन्वेस्टर समिट को लेकर आज लोगो जारी होगा। लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए निवेश का सरकार ने टारगेट रखा है। समिट में पीएम मोदी भी भाग ले सकते हैं। देश भर में 8 से 9 रोड शो होंगे, विदेश में भी ये रोड शो होंगे, ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। 2.5 लाख करोड़ निवेश का टारगेट उत्तराखंड की सरकार ने इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर रखा है। समिट में पीएम मोदी भी भाग ले सकते हैं, ये जानकारी फिलहाल हमारे पास आ रही है। और सीधे रुख करेंगे देहरादून का। विशाल गर्ग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, लगातार सरकार इसके लिए तैयारी कर रही है और अब पूरा प्रोग्राम भी सामने आ चुका है, किस तरह की स्ट्रेटेजी सरकार की है? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में रोजगार बढ़ सके, रोजगार के अवसर पैदा हो सके, इसके लिए लगातार सरकार ध्यान दे रही है। और ऐसे में इन्वेस्टर समिट ये किया जाना है जिसमें टारगेट भी रखा है कि 2.5 लाख करोड़ का जो निवेश है वो आ सके। इससे पहले भी हमने देखा कि 2018 में ये इन्वेस्टर समिट हुआ था जिसमें कि लगभग 28,000 करोड़ का निवेश आया था। तो इस बार सरकार की मंशा भी है और इसी को लेकर के लगातार जो रोड शो के मैप है वो भी तैयार किए जा रहे हैं कि 8 रोड शो देश भर में होंगे। इसी के साथ ही विदेशों में भी ये रोड शो होंगे और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद यहां पर पहुंचेंगे इन्वेस्टर समिट में, ताकि लोगों का जो इन्वेस्टर्स हैं उनका हौसला जो है वो और बुलंद हो सके। और जहां तक बात है कि उत्तराखंड में कैसे रोजगार पैदा हो सके, जो उत्तराखंड की जो पलायन वाली स्थिति है उसको रोका जा सके, तो उस पर तमाम ऐसे विषय होंगे, तमाम ऐसे रोजगार के अवसर होंगे जिनको यहां पर उठाया जाएगा। और ऐसे में कहा जा सकता है कि इन्वेस्टर समिट के लिए आज पूरी तैयारी हो चुकी है और आज इसका लोगो भी लॉन्च होने जा रहा है। ठीक है विशाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चमोली के दौरे पर रहेंगे, जहां पर सीएम धामी थराली नारायणबगड़ क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा का भी निरीक्षण करने वाले हैं और अधिकारियों के साथ भी समीक्षा करेंगे। तो जो नुकसान हुआ है चमोली के दौरे पर आज रहेंगे मुख्यमंत्री और यहां पर आई आपदा का निरीक्षण करेंगे। कितना नुकसान हुआ है इसका भी जायजा लेंगे। थराली नारायणबगड़ इन जगहों पर जो आपदा आई है उसी को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा करते हुए आज दिखाई देंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो आज चमोली के दौरे पर रहेंगे और जो हाल ही के दिनों में हालात बने हैं, आपदा आई है, चाहे वो भूस्खलन हो, बाढ़ हो, उसी को लेकर यहां पर निरीक्षण करेंगे, जायजा लेंगे किस तरह की सुविधाएं मिल पाई है आम लोगों को और किस तरह से प्रशासन मुस्तैद दिखाई दिया है। इन तमाम चीजों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे और उन्हें निर्देशित भी करेंगे। नितिन सेमवाल जुड़ गए हैं चमोली से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। नितिन, कितने बजे तक यहां पर मुख्यमंत्री पहुंच सकते हैं आपदा में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए? जी, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगभग 11:30 और 11:45 बजे के बीच थराली पहुंचेंगे, जहां पे आपदा प्रभावित इलाकों का वो दौरा करेंगे। पिछली जो मानसून की बारिश हुई है जुलाई और अगस्त महीने में काफी नुकसान थराली क्षेत्र में हुआ है। चाहे हम वाण क्षेत्र की बात कर लें या लोअर जंग क्षेत्र की बात कर लें, वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उसका आकलन करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धरातल पर आ रहे हैं, देख रहे हैं कि प्रशासन की द्वारा
क्या व्यवस्थाएं वहां पे की गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सितंबर के जो दूसरा सप्ताह है उसमें नंदा लोक राजजात का कार्यक्रम होना है और उसमें काफी लोग वहां पे पहुंचेंगे। तो ये व्यवस्थाएं भी पहले से ही मुख्यमंत्री देख रहे हैं कि किस तरीके से नंदा लोक राजजात के जो पर्व है उसको किस तरीके से उत्तराखंड में मनाया जा सकता है, वहां पे कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भी मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो आज उनका ये महत्वपूर्ण दौरा है, किस तरीके से अधिकारियों को निर्देश देते हैं, समय रहते कैसे ही आपदा प्रभावित जो काम है वो कैसे पूरे हो सकते हैं, इसका पूरा रूपरेखा से लेकर और पूरे निर्देश भी आज मुख्यमंत्री अधिकारियों को दे सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नितिन आपका। देहरादून में शुक्रवार को पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 20 बड़े फैसलों पर मोहर लगी है। कैबिनेट ने 11,000 करोड़ के सप्लीमेंट्री बजट को मंजूरी दी है। इसे विधानसभा के मॉनसून सेशन में पेश किया जाएगा। कैबिनेट ने राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण देने को मंजूरी दे दी है। इससे करीब 12,000 से ज्यादा आंदोलनकारी और उनके आश्रितों को फायदा मिलेगा। दैनिक वेतन संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स में भर्ती महिलाओं को भी 6 महीने की चाइल्ड केयर लीव का फैसला लिया गया है। तलाकशुदा और विधुर जैसे एकल पुरुष को भी 1 साल से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने पर पैटर्निटी लीव का फैसला लिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने 148 पदों को मंजूरी दी है। नई आयुष नीति को हरी झंडी दी गई है तो सरकारी यूनिवर्सिटी के लिए अम्ब्रेला एक्ट लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। नीति में भी जो पहले 25 लाख रुपया पर मेगावाट एलटीसी को घटा करके 1 लाख किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा उद्योग यहाँ पे आ सके। इसको कोई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को इसी साल लागू करने का ऐलान किया है, जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। यहां तक कि इसी मॉनसून सेशन में कुछ बड़ा भी हो सकता है। देखिए हमारी रिपोर्ट। चुनाव नजदीक है और यूसीसी को लेकर देहरादून से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। कमेटी ड्राफ्ट का काम पूरा कर चुकी है और सीएम धामी ने साफ कहा है कि इसी साल यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमारा संकल्प है कि हम जल्द से जल्द उसको लाएंगे और जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलता है, ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और कुछ ही दिनों के बाद हमको मिल जाएगा और मिलते ही हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इसी वर्ष इस प्रक्रिया को हम बढ़ाने वाले हैं। 5 सितंबर से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जबकि 18 सितंबर से संसद का भी विशेष सत्र बुलाया गया है। लिहाजा कयास है कि राज्य सरकार यूसीसी पर संकल्प पारित करके केंद्र को भेज सकती है और संसद में भी यूसीसी पर चर्चा हो सकती है। वह उसका अंतिम ड्राफ्ट मिल जाने के उपरांत उसके में परीक्षण होने के बाद यूसीसी हम लागू करेंगे। मुझे ऐसा भी लगता है कि हमारा प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य हो जो यूसीसी को लागू करेगा। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य होगा। हालांकि अभी ड्राफ्ट तैयार नहीं है, लिहाजा मॉनसून सेशन के बजाय स्पेशल सेशन बुलाकर यूसीसी पर कानूनी मोहर लग सकती है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। अनिल बलूनी ने कोटद्वार से दिल्ली के बीच रात्रि रेल सेवा को और सुगम बनाने का अनुरोध किया है। इस पर रेल मंत्री ने भी भरोसा दिया कि इस पर जल्द ही विचार करेंगे। साथ ही अनिल बलूनी ने अनुरोध किया कि देहरादून और लखनऊ के बीच वंदे भारत जैसी ट्रेन की सुविधा दी जाए, जिस पर भी सकारात्मक रुख दिखा है। कुछ दिन पहले कोटद्वार के व्यापारियों ने रेल सेवा को लेकर अनिल बलूनी से मुलाकात की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी से अगली खबर आ रही है, जहां पर ट्रीटमेंट के नाम पर करोड़ों खर्च करने के बाद भी गंगोत्री हाईवे पर तांबा खानी सुरंग में पानी का रिसाव नहीं रुक पाया है। स्थिति ये हो गई है कि नियमित सफाई नहीं होती है, जिससे पानी के रिसाव के चलते सुरंग में जगह जगह पर कीचड़ और गंदगी पसरी हुई है। लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। 23 करोड़ खर्च करने के बाद सुरंग तो बन गई, लेकिन सुरंग को रख रखाव
की सुविधा नहीं मिल पा रही है, रखरखाव सही तरीके से नहीं हो पा रहा है और जिम्मेदारी किसकी है ये आज भी जनपद में पहेली बना हुआ है। हालात ये हो गए हैं कि करोड़ों खर्च करने के बाद भी स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बलबीर परमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। बलबीर परमार, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ट्रीटमेंट को लेकर करोड़ों खर्च भी कर दिए गए, फिर भी जनता की समस्या का समाधान नहीं हुआ। क्या वजह इसकी अभी तक पता चल पाई है और आम लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल, जब से ये सुरंग बनी है तब से ही रिसाव की समस्या सामने आई थी, पर अब कंडीशन ये है कि पिछले साल और इस साल की हम बात करें तो बड़ी मात्रा में रिसाव जगह जगह से हो रहा है, जिसके चलते जो सुरंग के अंदर ऐसे हालात बन गए हैं, कीचड़ के हालात बन गए हैं। जो पैदल जो स्कूली बच्चे हैं, जो लोग हैं, उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बाहर पे कूड़े का ढेर लगा हुआ है जिसका पानी भी सुरंग के अंदर पहुंचता है और पूरी तरह से गंदगी का अंबार सुरंग के अंदर लगा हुआ है। और जिम्मेदार जो विभाग है, जो बताया जाता है कि जो ये सुरंग है ये सिंचाई विभाग देहरादून द्वारा बनाई गई है, उसके बाद इस सुरंग की कोई सूद नहीं ली गई और जिम्मेदारी किस विभाग की है अब ये भी अब लोगों को पता नहीं है। जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार जिला प्रशासन हो या नगर पालिका हो उनके चक्कर काटते हैं कि सुरंग में व्यवस्थाएं ठीक की जाए, क्योंकि कई हादसे भी सुरंग में हो चुके हैं। पर यह सवाल हमेशा खड़ा है स्थानीय लोगों के सामने कि ये सुरंग जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि सिंचाई विभाग देहरादून की इसकी जिम्मेदारी, पर देहरादून विभाग जो सिंचाई का वो देहरादून में है वो यहाँ पे जिम्मेदारी लेता दिखता नहीं है। हालांकि जिलाधिकारी से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि जल्द ही जो ये सुरंग है ये बीआरओ को ट्रांसफर कर दी जाएगी, जो ये समस्या है उसके बाद नहीं होगी। पर जिस तरह से रिसाव की कंडीशन बनी है और एक जांच कमेटी भी बैठाई गई थी, जिसके बाद जो ये निकला कि जो उस समय जो कार्य हुआ वो कार्य सही से नहीं हुआ। उस समय अगर ये सारी व्यवस्थाएं की जाती तो आज जो यहाँ पे रिसाव हो रहा है उसकी जो समस्या बनी है वो समस्या नहीं होती। आज फिलहाल बीआरओ के पास जब ये पूरी तरह से हैंडओवर हो जाएगा उसके बाद ही इस पे जो सुरंग है इस पे कार्य हो जाएगा। पर इस बीच में जो स्थानीय लोग हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, उन्हें भारी परेशानियों का सामना इस सुरंग से गुजरने के दौरान करना पड़ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका बलबीर। देहरादून से बड़ी खबर है। यहां पर न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगी है और आईएफएस अफसरों के तबादले हुए हैं। डीएफओ चक्राता पर गाज गिरी है। चक्राता डीएफओ कल्याणी को हेडक्वार्टर से अटैच किया गया है। चक्राता में पेड़ों के अवैध कटान का मामला खासा सुर्खियों में रहा। मयंक शिखर झा चक्राता के नए डीएफओ होंगे। विवादित रहे एसपी सुबोधी को निदेशक जलवायु परिवर्तन के साथ ही वन निगम का भी चार्ज दिया गया है। कंजर्वेटर धर्म सिंह मीणा को भागीरथी सर्किल का भी चार्ज दिया गया है। वहीं कहकशा नसीम को शासन में तैनाती मिली है। आगे बढ़ते हैं। कोविड पार्क में अवैध निर्माण में 6000 से ज्यादा पेड़ काटने के मामले को लेकर सीबीआई जांच को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है और हाईकोर्ट ने अपना फैसला भी सुरक्षित रख लिया है। अब कोर्ट कभी भी इस पर फैसला सुना सकता है। इस मामले में तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत, प्रमुख सचिव वन आनंद वर्धन, पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ विनोद सिंघल और अनूप मलिक समेत अन्य कई अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस मामले को लेकर हरक सिंह के ठिकानों पर विजिलेंस ने छापेमारी की थी। अब मामले की सीबीआई जांच को लेकर हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया था कि इसमें विजिलेंस की जांच काफी है और सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है और समय की मांग की गई है, लेकिन कोर्ट ने वक्त नहीं दिया। आपके विभागाध्यक्ष को हटाया गया था, पर जो उत्तरदायी वन विभाग के शीर्ष अधिकारी थे, नंबर 2 और नंबर 3 उस समय, विनोद सिंघल जी और अनूप मलिक जी, इनके ऊपर भी इनके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके ऊपर कोई कार्रवाई या इनके ऊपर किसी भी तरीके का इनका पक्ष भी जानने की कोशिश की गई या नहीं की गई, सरकार ये बताने में विफल रही। तो इन सब मामलों को बहुत गंभीरता से लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पिथौरागढ़ से नियमित हवाई सेवा शुरू होने का दिन तय हो गया है। नैनीसैनी एयरपोर्ट से 17 सितंबर से नियमित हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। फ्लाईबिग एयरलाइंस 19 सीटर प्लेन के साथ हवाई सेवा का आगाज करेगी। हवाई सेवा शुरू होने से पहले एयरलाइंस 19 सीटर प्लेन से ट्रायल लैंडिंग भी करेगी। वहीं फ्लाईबिग
देहरादून से हिंडन की सेवा भी शुरू करने जा रही है। लिहाजा पिथौरागढ़ से हिंडन के लिए वाया देहरादून सफर किया जा सकेगा। एयरपोर्ट की निदेशक रीना जोशी ने बताया कि फ्लाईबिग एयरलाइंस की ओर से 17 सितंबर से हवाई सेवा शुरू करने का दावा किया गया है। इससे पहले भी कई दफा हवाई सेवा शुरू करने का दावा किया गया था, लेकिन आखिरी वक्त में लोगों को निराशा ही हाथ लगी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि हर कीमत पर 17 सितंबर से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। पहले चरण में पिथौरागढ़ से देहरादून के बीच हवाई सेवा शुरू की जाएगी। अब जो उनका फ्लाईबिग ने जो अपना टेंटेटिव शेड्यूल दिया है वो 17 सितंबर से उनकी फ्लाईबिग ने अपना शेड्यूल दिया है। तो 17 तारीख से 17 सितंबर से यहां से हवाई सेवाएं शुरू होंगी। कुमाऊं की लाइफलाइन अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर देर रात क्वारब में पुल पर भारी मलबा आ गया था, जिससे लोगों को काफी दिक्कत हो रही थी। शुक्रवार को दिन में एनएच ने रास्ते में फंसी गाड़ियों के लिए हाईवे को खोल दिया, लेकिन अभी भी भारी वाहनों को एक एक करके ही निकाला जा रहा है। विभाग का कहना है कि रोड पूरी तरह से आज देर रात ही खुल पाएगा, क्योंकि इतने कम वक्त में पूरी रोड को तैयार नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि हाईवे के पास ही बन रहे पुल को 2 महीने में तैयार किया जाएगा, जिससे गाड़ियों की आवाजाही आसान हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद चक्राता में भी सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया जाना है। कई मकानों और दुकानों को चिन्हित किया गया है। लाखा मंडल इलाके में कई जगहों पर तोड़ने के लिए लाल निशान लगाए गए हैं। अब इस कार्रवाई को लेकर कारोबारी खासे नाराज हैं, जिसके विरोध में लाखा मंडल के व्यापारियों ने बड़ा विरोध जताया और कहा है कि अगर उनके घर और मकान तोड़े जाते हैं तो पुनर्स्थापन के लिए व्यवस्था करने की मांग की गई है। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले रुड़की में किसानों ने प्रदर्शन किया और बिजली विभाग के इंजीनियर के ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन भी दिया। और किसानों का आरोप है कि देहात क्षेत्र में कई घंटों तक बिजली कटौती हो रही है। विभाग के अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। किसानों ने कहा कि बिजली विजिलेंस की टीम छापेमारी के नाम पर मोटी रकम किसानों से वसूल रही है, जिससे मजबूर होकर किसान धरने पर बैठे हैं। चमोली में भारत चीन सीमा पर इन दिनों खासी रौनक है। यहां स्थित पार्वती कुंड में स्नान के लिए स्थानीय लोग पहुंच रहे हैं। पार्वती कुंड में स्नान के साथ ही पारंपरिक वेशभूषा में झूमते गाते हुए भी नजर आ रहे हैं। कई लोग तिरंगा लेकर भी यहां तक पहुंच रहे हैं और गर्व से भारतीयता को प्रदर्शित कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से पार्वती कुंड के पास बॉर्डर तक जाने के लिए परमिशन मांगी जाती रही है और अब सीमा दर्शन योजना के तहत लोगों को बॉर्डर तक और पार्वती कुंड तक भेजा जा रहा है। देहरादून में जमीन के कागजात से छेड़खानी करके करोड़ों के फर्जीवाड़े को अंजाम देने के मामले में नया खुलासा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि सहारनपुर अभिलेखागार से 31 बक्सों में भरकर दस्तावेज लाए गए, तो इन दशकों साल पुराने दस्तावेजों में भी छेड़खानी पाई गई। दस्तावेजों की जिल्द की बाइंडिंग खुलती हुई मिली है और अब तक जो 7 मामले दर्ज किए गए हैं वो सभी 1958 के बैनामे से संबंधित है और इनके दस्तावेज सहारनपुर में रखे गए थे, क्योंकि पहले जिला सहारनपुर था और जमीनों की रजिस्ट्री की छेड़खानी में एक ही पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है। लिहाजा पुलिस को शक है कि एक ही मास्टरमाइंड इस पूरे खेल में शामिल हो सकता है। जो फर्जी पाए गए हैं उनको निरस्त करने के लिए या उनके स्थान पर, जैसे मान लीजिए फर्जी लोगों के नाम चढ़ा दिए, तो उनके स्थान पर राज्य सरकार का नाम वापस जो है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।